गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को निर्देशन एवं परामर्श में आकलन के विषय में बताएंगे कि आकलन किसे कहते हैं और निर्देशन एवं परामर्श में इसकी क्या महत्वपूर्णता है। तो सबसे पहले हम आकलन के विषय में समझेंगे। आकलन किसी के बारे में निर्णय देना ही आकलन कहलाता है बच्चों। जब हम किसी व्यक्ति के विषय में जो राय जो निर्णय प्रकट करते हैं उसे ही आकलन कहते हैं। अधिकतर आकलन तथा मूल्यांकन का प्रयोग भूलवश लोग एक दूसरे के पर्यवाची के रूप में करते हैं। अधिकांशतः लोग आकलन तथा मूल्यांकन का प्रयोग भूलवश एक दूसरे के पर्याय के रूप में करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इन दोनों के बीच में अंतर होता है बच्चों। आकलन एवं मूल्यांकन के बीच में अंतर पाया जाता है। आकलन जहां पे लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, आकलन के माध्यम से जहां परामर्शकर्ता लोगों की सूचनाएं एकत्रित करता है, जिन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे निष्पत्ति परीक्षण द्वारा या असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट व निष्पत्ति परीक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है। और इसमें छात्रों को बिना कोई ग्रेड या अंक दिए पृष्ठ पोषण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह सब छात्रों या उनके समूहों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तो आकलन और मूल्यांकन में बच्चों अंतर है। आकलन में सूचना एकत्रित करके असेसमेंट परामर्श टेस्ट या निष्पत्ति परीक्षण द्वारा जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती है, जो भी परीक्षण किया जाता है, उसके आधार पर छात्रों को बिना किसी अंक या ग्रेड के उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। यह सभी छात्रों या उनके समूहों द्वारा भी इस प्रकार के आकलन को निकाला जाता है। और आकलन निकालने के पश्चात जो पृष्ठपोषण प्राप्त हुआ है, पृष्ठपोषण जो छात्रों को प्रदान किया गया है, पृष्ठपोषण के द्वारा छात्रों के अधिगम उद्देश्यों से उसे जोड़ा जाता है और छात्रों में अंतिम मूल्यांकन से पहले जो भी कमियां हैं उनमें सुधार करने का संभव प्रयास किया जाता है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि आकलन मूल्यांकन का छोटा रूप है, जो प्रक्रिया के पहले पूर्वाभ्यास के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसलिए यह पूछताछ की प्रक्रिया में पहला पद माना जाता है। आकलन की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको इरविन के अनुसार, इरविन ने जो परिभाषा आकलन के संदर्भ में दिया है वो हम आपको बता रहे हैं। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। इरविन महोदय कहते हैं कि आकलन जो है वह छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का एक अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यहीं पे दूसरे मनोवैज्ञानिक हुबा और फ्रिड कहते हैं आकलन सूचना तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। हुबा एवं फ्रिड के अनुसार आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह जानने का प्रयास करते हैं या ये जानते हैं कि विद्यार्थी जानता है कि नहीं, समझता है कि नहीं, तथा अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर या प्राप्त ज्ञान के परिणाम के रूपों में व्यक्त कर सकता है या नहीं, जिसके माध्यम से छात्र अधिगम में वृद्धि हो। इन दोनों लोगों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने के आधार पर बच्चे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि एक ने कहा कि आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, यानी छात्र का व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से विकास हो रहा है कि नहीं, आकलन के माध्यम से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह जानकारी हम सूचना एकत्रित करके रचना के माध्यम से, संग्रहण के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से, सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र के विकास और उनके अधिगम की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में कर सकते हैं। तो निष्कर्ष स्वरूप जो आधार व्यक्त होते हैं उन आधारों के निष्कर्ष पे सबसे पहला आता है आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। परिभाषा के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उसे हम आपको बता रहे हैं कि आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है, यानी जो कुछ भी उन्होंने किया उसके आधार पर जब उनको पृष्ठपोषण दिया जाता है तो वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यह पूछताछ की प्रक्रिया का पहला पद है। इसके द्वारा छात्र अधिगम की क्षमता में सुधार किया जा सकता है, अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। आकलन विचार विमर्शी प्रक्रिया है। बिना विचार विमर्श के आकलन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार आकलन का महत्व विद्यार्थी के विकास एवं अधिगम की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आकलन की विशेषताएं, आकलन में कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं के आधार पर ही
हम आकलन की शुद्धता या आकलन की वास्तविकता के तक पहुंच सकते हैं। आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थों में क्या क्या सीखा। शिक्षा प्रक्रिया के दौरान आकलन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि वास्तविक अर्थों में बालक ने क्या सीखा। एक अच्छे आकलन में 5 गुणों का होना आवश्यक है और शिक्षकों को छात्रों का आकलन करने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि आकलन के 5 गुण हैं क्या और उनका कब, कहां, कैसे प्रयोग करना है। तो आकलन के जो प्रथम गुण है वह विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता किसी भी शोध या निष्कर्ष के लिए विश्वसनीयता का होना अत्यंत आवश्यक है और किसी भी आकलन का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण गुण है आकलन। महत्वपूर्ण गुण क्या है? आकलन। बच्चों, आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाता है। विश्वसनीय सामग्री वही है जिसमें एक ही स्तर के विद्यार्थी पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं और शिक्षक किसी भी योग्यता का हो, आकलन प्रायः एक समान ही होना चाहिए। अगर शिक्षक के द्वारा एक ही आकलन हेतु अलग अलग अंक प्रदान किया जा रहा है तब ऐसा आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाता है। आकलन में विद्यार्थी बार बार परीक्षा देता है। बार बार परीक्षा देने पे लगभग एक समान उत्तर देते हैं। एक ही विषय की बार बार परीक्षा देने में वे लगभग एक समान ही उत्तर देते हैं, तो उनका एक समान ही अंक आना चाहिए। अलग अलग अंक आने पर वह आकलन विश्वसनीय नहीं होगा। वैधता। वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया हो। लेकिन प्रायः शिक्षक ऐसे प्रश्नों को बच्चे से पूछने लगते हैं जो प्रमाणिक नहीं होते हैं। शिक्षक उद्देश्यों से भटक जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं जो प्रमाणिक नहीं होते हैं। जैसे यदि छात्रों को कुछ बिंदुओं को याद करने के लिए दिया जाता है तो याद करने की शक्ति को जांचने हेतु प्रश्न बनाना है तो ऐसे प्रश्न बना दिए जाएं जो उनकी तर्क शक्ति को जांचे। तो तर्क शक्ति का तो आकलन करना नहीं है,
शिक्षा प्रक्रियाओं में जो कुछ भी उन्हें पढ़ाया है उनको वो समझ में आया है कि नहीं, इसका आकलन करना है। हमें अधिगम प्रक्रिया की जांच करनी है और अधिगम प्रक्रिया के प्रश्न न पूछकर न बनाकर हम तर्क शक्ति के प्रश्न बनाने, इस तरीके से ये वैधता नहीं होती है। उसका मेन उद्देश्य है आकलन। वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है। उद्देश्य से हटकर आकलन का प्रयोग वैधता की श्रेणी में नहीं आता। तीसरे प्रकार का बच्चों है मानकीकृत आकलन। मानकीकृत आकलन जो एक अच्छे आकलन की विशेषता होती है। एक अच्छे आकलन की यह सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह मानकीकृत होना चाहिए। विद्यालयों में प्रायः जो परीक्षण किए जाते हैं वे राष्ट्र एवं राज्य के लिए किए जाते हैं, लेकिन मानकीकृत आकलन वह होता है जो कक्षा स्तर को सम्मिलित करता है। आकलन एवं मूल्यांकन किस सीमा तक प्रशासन प्रक्रियाओं में समान है, इसको मानकीकरण निरूपित करता है बच्चों। कि प्रशासन प्रक्रियाओं में वह किस सीमा तक उसमें निरूपित है, यह मानकीकरण प्रक्रिया के द्वारा पता चलता है। आकलन का प्राप्तांक प्रत्येक विद्यार्थी का समान होना चाहिए, तभी वह मानकीकृत आकलन कहा जाता है। मानकीकृत आकलन में कई गुण होते हैं जो उसे अद्वितीय एवं मानक बनाते हैं। एक मानकीकृत आकलन वही होता है जो विद्यार्थियों को एक समय सीमा, समान प्रकार के प्रश्न, समान निर्देशों में दिया जाए और जिसमें छात्र समान अंक अर्जित करें, उसे ही मानकीकृत आकलन कहा जाता है। मानकीकरण आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्राप्तांक में होने वाली त्रुटियों को वह समाप्त कर देता है। प्राप्तांक में जो भी त्रुटियां आती हैं बच्चों, उसे मानकीकृत आकलन समाप्त कर देता है। और विशेषकर जब वह त्रुटियां परीक्षक के आत्मनिष्ठता के कारण होती हैं, उसे वह बिल्कुल भी दूर कर देता है। इसे ही मानकीकरण या मानकीकृत आकलन कहते हैं। आकलन में कि यह सबसे बड़ी विशेषता होती है उसकी मानकीकृत होना। चौथा आता है बच्चों व्यवहारिकता। आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि आकलन का कोई तरीका आदर्श हो किंतु उसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सके। ऐसे तरीकों को भी नहीं अपनाना चाहिए जो व्यवहार में ही ना आ सके, जिसका कोई प्रयोग ही नहीं कर सके। तो आकलन में उन्हीं माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए
जो व्यवहार में लाए जा सकें। जैसे प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को एक प्रयोग के स्थान पर अलग अलग प्रयोग देना अधिक सुविधाजनक एवं व्यवहारिक है। अलग अलग प्रयोग देना सुविधाजनक एवं व्यवहारिक है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों से एक ही प्रयोग कराने हेतु एक प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध करवाने होंगे। हो सकता है कि एक ही प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध न हो, यह संभव न हो पाए, इसलिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग कराना उचित माना जाता है और व्यवहारिकता की दृष्टि से वह सही माना जाता है। पांचवा है बच्चों उपयोगिता। आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए, जिससे कि उन्हें यह ज्ञात हो कि उनमें क्या कमियां थीं और वे उन कमियों को सुधार सकें। आकलन द्वारा इस बात का पता लग सकता है कि किस दिशा में सुधार करना है, कहां पे कमी रह गई है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करना है। यह सुधार पठन सामग्री में, अध्यापन विधि आदि में भी हो सकता है। इस प्रकार आकलन विद्यार्थी के साथ साथ अध्यापकों की कमियों को भी जानने एवं दूर करने में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। आकलन की विशेषता के बाद अब हम आप लोगों को आकलन के क्षेत्र के विषय में बताते हैं। तो वर्तमान समय बच्चों, वर्तमान युग जो है वो कार्य एवं परिणामों का युग है। जो कार्य किया उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए, इसका युग है। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का परिणाम ज्ञात करना अति आवश्यक है और मनुष्य इन्हीं परिणामों के आधार पर ही अपने कार्यों की योजना बनाते हैं और इन्हीं के आधार पर अपने नियोजन एवं भावी रणनीतियों का निर्माण करते हुए सफलता एवं उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और सफलता एवं उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। परिणामों को जाने बिना वह कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परिणाम जानने के पश्चात अगर उनमें कोई कमियां हैं तो उनको वो सुधार करने का प्रयास करते हैं और बेहतर कर सकें, और उसके पश्चात वह कार्य की योजना बनाते हैं, नियोजन, और उन योजनाओं के बनाने के पश्चात भावी रणनीतियों का निर्माण करते हुए सफलता में उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। आकलन शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में किया जाता है। आज मानव ने जितना विकास किया है उसके विकास में किसी न किसी स्तर पर आकलन का प्रयोग अवश्य ही, चाहे वह मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक अथवा तकनीकी स्तर पर विकास हो। इस प्रकार आकलन का एक विस्तृत क्षेत्र होता है।
जिसके द्वारा विद्यार्थियों के विकास का आकलन किया जाता है और उनमें जो कमियां रह गई हैं उनका सुधार का प्रयास आकलन के द्वारा कराया जाता है। तो सबसे पहला आकलन के प्रमुख क्षेत्र में बेटा सबसे पहला जो है वह शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने से है। शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक छात्रों की पूर्व उपलब्धियों तथा वर्तमान समय की उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न विधियों के माध्यम से उसका आकलन कर उसके अधिगम स्तर को ज्ञात कर तत्पश्चात प्राप्त सूचनाओं के आधार पर छात्रों को अधिगम प्रदान करता है। छात्रों के अतिरिक्त आकलन का प्रयोग शिक्षकों की उपलब्धियों को ज्ञात करने हेतु भी किया जाता है। छात्रों के अलावा शिक्षकों की उपलब्धियों को भी ज्ञात करने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आकलन का उद्देश्य छात्रों एवं शिक्षकों के ज्ञान एवं कौशल का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने में। एक कक्ष में विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नता वाले छात्र उपस्थित होते हैं। आप सभी को ये पता है कि सभी व्यक्तियों की योग्यताएं, क्षमताएं, विकास, बनावट सभी कुछ अलग अलग होता है। एक कक्षा में एक ही प्रकार की व्यक्तिगत वाले बालक नहीं होंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता के छात्र उपस्थित होते हैं एक ही कक्ष में। अतः शिक्षक का वह कर्तव्य होता है बच्चों कि वह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान कर उसके व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान कर उसे उचित विधि के माध्यम से अधिगम प्रदान करें। इसके लिए शिक्षक कक्षा में अनेक क्रियाओं एवं गतिविधियों को आयोजित करने के माध्यम से छात्रों की रुचि, क्षमता एवं योग्यता जानने का प्रयत्न करता है और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उसे उचित माध्यम से अधिगम प्रदान करने की कोशिश करता है, उसे शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रत्येक बालक में अलग अलग योग्यताएं एवं क्षमताएं पाई जाती हैं। स्थान तीसरा आता है बच्चों स्थान निर्धारित करने में। आकलन का प्रयोग किसी संस्था एवं छात्र का स्थान निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। आकलन का प्रयोग किसी संस्था या छात्र के स्थान निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। और यह स्थान कैसे निर्धारित किया जा सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आकलन का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं का जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आकलन के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि वह संस्थान या छात्र निर्धारित मानकों या उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं अथवा नहीं। उसके पश्चात ज्ञात सूचनाओं के आधार पे
उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे स्थान निर्धारित करने से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे स्थान निर्धारित करने से तात्पर्य ये है कि उस संस्था और विद्यार्थी दोनों का जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्र स्तर पर स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और यह आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि यह संस्था या छात्र निर्धारित मानकों या उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं, और उसी के आधार पर उन्हें ग्रेड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों गुणवत्ता का निर्धारण करने में। गुणवत्ता आकलन जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, किसी भी व्यवसायिक गुणवत्ता आकलन अपने नाम से ही उसके अर्थ का संबोधन हो रहा है, जो किसी व्यवसायिक व शैक्षिक संस्थान या व्यक्ति के प्रदर्शन की गुणवत्ता का आकलन करना, जो भी सेवाएं वो प्रदान कर रहा है, चाहे वो व्यवसायिक संस्था हो, चाहे शैक्षिक संस्था हो, या व्यक्ति का प्रदर्शन ही क्यों न हो, जो कुछ भी वो सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। आकलन का प्रयोग किसी भी उद्योग में, विद्यालय, शिक्षक व डॉक्टर आदि किसी की भी गुणवत्ता की जांच करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है कि उसकी कार्य क्षमता कैसे है, वह संस्था कैसी है, वहां के नियम कानून कैसे हैं। तो जो भी उस संस्था की गुणवत्ता है, उन गुणवत्ता और जो सेवाएं संस्था प्रदान करी उसके आधार पर उसकी आकलन किया जाए। तो गुणवत्ता के जांचने की, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ये पता करते हैं कि क्या वह डॉक्टर सही इलाज कर रहा है कि नहीं। ये क्या है? उसकी गुणवत्ता का जांच है। नेक्स्ट आता है बच्चों पूर्वानुमान लगाने हेतु। पूर्वानुमान लगाने के लिए भी आकलन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु या परिस्थिति का आकलन करने के पश्चात उससे संबंधी पूर्वानुमान या पूर्वाग्रह का निर्माण किया जाता है। जैसे मौसम विभाग जो जानकारी प्रदान करती है बच्चे, वो पूर्वानुमान के आधार पर करती है। मौसम विभाग पूर्व यानी पहले तथा वर्तमान के मौसम के आधार पे आकलन करने के पश्चात ही आगे की मौसम के संबंध में भविष्यवाणी करती है। इसे ही पूर्वानुमान आकलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक डॉक्टर अपने मरीज के बताए लक्षणों के आधार पर आकलन करके उसकी बीमारी का पूर्वानुमान लगाकर ही उसका उपचार प्रारंभ करता है। तो पूर्वानुमान लगाने में भी आकलन का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पे भविष्य की जानकारी दी जा सकती है, जैसे मौसम विभाग। नेक्स्ट आता है बच्चों अनुसंधान करने के बारे में। अनुसंधान करने के बारे में से तात्पर्य क्या है बच्चों?
तो किसी भी वस्तु पर अनुसंधान तभी प्रारंभ किया जा सकता है जब उसके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध हो। जब तक हम तथ्यों, आंकड़ों का संग्रह नहीं करते हैं, इकट्ठा नहीं करते हैं, जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं, पहले की जानकारी, वर्तमान की जानकारी, उसके आधार पे ही ना हम किसी भी अनुसंधान या कोई शोध कार्य करते हैं। तो किसी भी वस्तु पर अनुसंधान तभी प्रारंभ करेंगे जब हम उसके विषय में जानकारी हमें उसके विषय में उपलब्ध हो। उस वस्तु के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए, उस वस्तु के विषय में जो भी आंकड़े एकत्रित करना है उनके लिए भी हम आकलन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि आकलन का प्रयोग हम सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। यदि हम प्राचीन संस्कृति पर अनुसंधान कार्य हमें करना है, यदि हमें प्राचीन संस्कृति पर अनुसंधान कार्य करना है, तो इसके लिए हमें प्राचीन संस्कृति से संबंधित विभिन्न ग्रंथों, पुस्तकों, स्थानों आदि से जानकारियां इकट्ठा करना होगा। तथ्यों की जानकारी इकट्ठी करनी होगी, संग्रह करना होगा और प्राप्त जानकारियों का आकलन करने के पश्चात ही उस विषय पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तब हम अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में आकलन का प्रयोग करते हैं। शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में आकलन का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता प्राप्त करने में भी आकलन का प्रयोग करते हैं। स्थान निर्धारित करने में भी, छात्र एवं संस्था के स्थान को निर्धारित करने में भी हम आकलन का प्रयोग करते हैं। गुणवत्ता का निर्धारण करने में भी, किसी भी संस्था, व्यक्ति एवं व्यवसाय की गुणवत्ता की जांच करने में भी हम आकलन का प्रयोग करते हैं। पूर्वानुमान लगाने हेतु भी आकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे मौसम की जानकारी पूर्वानुमान के आधार पर होता है। पूर्व और वर्तमान के द्वारा मौसम के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। और अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम आकलन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आकलन के माध्यम से हम व्यक्ति के विषय में, संस्था के विषय में, संस्था में कार्य करने वाले लोगों के विषय में, व्यवसाय के विषय में, उसके परिणाम के द्वारा जो परिणाम के माध्यम से जो आकलन प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे हम कमियों को दूर करके, उनमें सुधार करके विकास के लिए कार्य कर सकते हैं और फिर से योजना बनाकर कार्य को पूर्णतः सफल करने में उसका योगदान कर सकते हैं। आकलन का सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आकलन के बिना हम किसी भी व्यक्ति, संस्था, व्यवसाय के विषय में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो आकलन के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है कि जो हमने सूचनाएं इकट्ठा किया है, उसके आधार पे हम एक निर्णय
प्राप्त करते हैं वह आकलन के द्वारा ही संभव होता है। यहाँ पे ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट डे अगला टॉपिक लेकर आपको अगली कक्षा में नया टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।